नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। पहले से ही भूकंप के कारण, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले अभी IBN 7 पर सुन रहे थे, भारत सरकार बता रही है कि भूकंप के कारण भारत भर में 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 58 की मौत सिर्फ बिहार में हुई है। लेकिन ये ताज़ा 6 चित्र अब आपके स्क्रीन पर हम ला रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि कैसे दोनों राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अलग अलग इलाकों में हाल ये है कि तूफान और आंधी से लोग परेशान हैं। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो वहाँ कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। गोरखपुर के अंदर वहाँ से खबर ये आ रही है कि भूकंप पीड़ितों के लिए एक बड़ा रिलीफ कैंप लगाया गया था, ये पूरा रिलीफ कैंप उड़ गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी 3 बच्चों की मौत हो गई है। और बिहार की बात करें तो पटना में आज दिन को ही ऐसा हाल हो गया था आंधी और तूफान के कारण कि ऐसा लग रहा था कि रात होने आई है। सासाराम में भी हाल बुरा था और अमेठी में कम से कम 3 बच्चों की मौत की खबर है। तो ये खबरें आपको इस वक्त आ रही हैं, इनको विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही साथ नेपाल का हाल भी आपको बताएंगे। पर शुरुआत करते उत्तर प्रदेश से, जहां पिछले 24 घंटे के अंदर आंधी और तूफान के कारण 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। लखनऊ में आंधी तूफान में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा अमेठी में 3, हरदोई में 1, एटा में 4, मुगलसराय में 1 और जौनपुर में 3 बच्चों की जान चली गई। जौनपुर में आज सुबह करीब 11 बजे धूल भरी आंधी बहुत तेज आई। उसके बाद जमकर बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवाएं चलने से दर्जनों पेड़ उखड़ गए। उधर लखीमपुर खीरी में भी भीषण तूफान ने लोगों को हिलाकर रख दिया। तेज हवाओं के साथ कड़की बिजली और उसके साथ बारिश से लोगों का कलेजा कांप गया। तूफान इतना तेज था कि लोग सहम गए। इलाहाबाद में तूफान और बिजली ने 3 जिंदगियों को ले लिया। इलाहाबाद में भी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। इलाहाबाद में पेड़ गिरने से महिला और बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं होलागढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की झुलसकर मौत हो गई। इलाहाबाद के फूलपुर में भी महिला और 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेठी के मोहनगंज इलाके में मौसम खराब होता देख शांति देवी, सोनू और कोमल फसलों को सुरक्षित करने के लिए गए थे। वो काम कर ही रहे थे कि खेत में बिजली गिरी और तीनों उसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर परिवार वालों ने फौरन तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बिजली से बुरी तरह झुलसे शांति देवी और सोनू की मौत हो गई। वहीं कोमल की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बिजली से इन लोगों को देखा, जब तक हम लोग जाते वहाँ देखते सुनते, तब तक ये वहाँ पड़े थे मरणावस्था में। जब उसके बाद में हम लोगों के जब अस्पताल ले गए तो वहाँ से घोषित कर दिया गया। वहीं कोटवा गांव में आंधी और तूफान की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नेपाल से सड़क के जरिए कई लोगों को बचाकर लाया जा रहा है बिहार के रास्ते। इसी तरह बिहार से बहुत सारी सहायता सड़क के जरिए नेपाल में भेजी जा रही है। लेकिन इस बीच आंधी तूफान से लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ तक कि ऐसे लोग जो कि भूकंप के डर के कारण घरों के अंदर नहीं जा रहे और खुले मैदानों में रह रहे हैं, वो भी आंधी और तूफान से परेशान हैं। आज सुबह से ही पटना में तेज हवा और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पूरे पटना में दिन में ही अंधेरा छा गया। उधर सासाराम में आई अचानक तेज आंधी ने मौसम का मिजाज बदल दिया। धूल भरी आंधी के बाद लोग घरों की तरफ भागे, लेकिन एक मकान के ऊपर पेड़ गिर जाने से घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा कई पेड़ भी उखड़ गए। पटना और सासाराम के अलावा मुजफ्फरपुर, सीवान, बक्सर, आरा, सासाराम, कैमूर में तेज आंधी, छपरा, गोपालगंज में भी जमकर बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहा है। नेपाल में जो भयंकर भूकंप आया है उसके बाद आधिकारिक तौर पर तो ये बताया गया कि 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन खुद नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये संख्या बढ़कर 10,000 तक पहुंच सकती है। और जो सहायता एजेंसियां काम कर रही हैं वो कह रही है कि मरने वालों का आंकड़ा 15,000 भी पार कर सकता है। नेपाल में भूकंप से अब तक 5,057 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 8,000 लोग जख्मी हैं। नेपाल के पीएम ने आशंका जताई है कि मौत का आंकड़ा 10,000 को पार कर सकता है। इस बीच आज काठमांडू में फिर से बारिश होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से राहत अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं कल रात और आज सुबह फिर नेपाल में हल्के फुल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत समेत करीब 1 दर्जन देशों के राहत और बचाव कर्मी इस वक्त नेपाल में जुटे हैं। खोजी कुत्तों, बेहतर साजो सामान और तकनीक के जरिए मलबों में से लोगों को ढूंढने और निकालने का काम जारी है। नेपाल में हजारों लोग आज ऐसे हैं जो अपने घरों से दूर बैठे हैं, खुले आसमान के अंदर है क्योंकि उनके घर टूट गए या फिर वो भूकंप के डर से अंदर नहीं जाना चाहते।
और ऐसे में कालाबाजारी भी जोरों पर है। चीजें और खास तौर पे दूध जैसी चीजें, पेट्रोल, डीजल, इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं। भूकंप के 3 दिन बाद अब नेपाल में आम जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। भूकंप और बारिश की दोहरी मार झेल रहे नेपाल के लोगों पर अब महंगाई की मार भी पड़ रही है। हम जो लेने जाए ना वो ज्यादा महंगे हो गया, 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा ही महंगा हो गया। आज सुबह ले आया एक सामान, वो भी ज्यादा, कल से आज ज्यादा ही हो गया। सब्जी में 40% बढ़ गया है। सब्जी जो 50 में मिलते हैं 80-90 हो गया है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़े दामों ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। भूकंप के बाद नेपाल में पानी की किल्लत हो चली है। लोगों को पीने के पानी के लिए भी भारी दाम चुकाना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। नेपाल से हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता बता रहे हैं कि आप जहां भी जाइए बस मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। इस इलाके में खत्म हो चुके इंसानी जिस्म की गंध साफ महसूस की जा सकती है। यानी इस मलबे के अंदर अभी भी न जाने कितने शव दबे होंगे। मैं इस वक्त जिस मलबे के ढेर पर खड़ा हूं, वहां पर मौजूद ये निशान, ये हैंगर, ये एक हंसिया, ये दीवारों पर आमतौर पर टंगे होने वाले अखबार, ये मेरे पीछे एक ये अलमारी मुझे नजर आ रही है, ये एक रैक जिसके अंदर अब भी सड़ी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। जाहिर तौर पर ये किसी का घर, किसी का एक कमरा रहा होगा, लेकिन फिलहाल मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मलबे के ढेर में मुझे ये एक फोटो पड़ी हुई नजर आई, किसी घर के नौनिहालों की होगी, लेकिन फिलहाल जो मंजर मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूं, उस मंजर में यह अंदाजा भी लगाना मुश्किल है कि ये बच्चे और इनके परिवार वाले फिलहाल किस हालत में होंगे और होंगे भी या नहीं। हमारी संवाददाता पायल भुएन कुछ ऐसे इलाकों में गई जहां भूकंप के आने के 72 घंटे बाद तक भी बचाव दल नहीं पहुंच सके हैं और वहां अब लोगों के मिलने की आशा धूमिल होती जा रही है। ये गांव अपना शायद सब कुछ खो चुका है। सरकारी राहत यहाँ पर नहीं पहुंची है। ये जो लोग देख रहे हैं ना आप, ये लोग गांव वाले हैं जो अपने घर को, अपनी जिंदगी को किसी तरह संवारने की कोशिश करें, समेटने की कोशिश करें। जिंदगी भर का यहाँ पर इन्होंने ये बनाया था, लेकिन एक ही झटके ने, भूकंप के झटके ने इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुकू और राजू यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। रुकू ने अपनी बेटी खोई है। रुकू और राजू सदमे में है, लेकिन सरकारी मदद की भी अपेक्षा जो है ये यहाँ पर दुखी है। रुकू के आंखों में हम आंसू यहाँ पर देख सकते हैं। रुकू हिंदी नहीं बोल पाएंगी, लेकिन हिंदी समझती जरूर हैं। रुकू नेपाल में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भारत से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशाएं हैं कि उनको वहां बचाव के लिए यहां से टीमें जाएंगी और साथ ही लोगों की मदद के लिए जाएंगी। कुमार प्रबोध हमारे संवाददाता ऐसे ही लोगों से बात कर रहे थे। नेपाल के भूकंप प्रभावित इलाके के ग्राउंड जीरो में हम मौजूद हैं। ये फुयाल गांव है और देखिए जो तबाही का आलम है उसके सामने कोई भी सरकार, नेपाल सरकार ही नहीं, चाहे दुनिया की कोई भी सरकार होती, उसकी एजेंसी, उसकी मिशनरी, उसकी क्षमता समाप्त हो जाती। जो कुछ भी लोग यहाँ हिंदी जानते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किनसे उम्मीद है, क्या उम्मीद है? अभी तो इंडिया सरकार से, वो मोदी राजनेता से हम लोग ने सुना है इंडिया गवर्नमेंट में नेपाल के लिए बहुत कुछ राहत के लिए सामान भेजा है। अभी इस गांव में अभी तक कोई भी यहाँ राहत की सामग्री नहीं आया है अभी तक। तो इसलिए आपको मोदी से उम्मीद है। और क्या सुना है आपने, मोदी ने क्या किया है? वो अभी तक वो इधर नेपाल का गवर्नमेंट को तो किसी यहाँ कोई अभी तक कोई सरकारी निकाय यहाँ पे निरीक्षण के लिए नहीं आया है। ये चैनल भी, ये फर्स्ट चैनल है, जो इंडियन नेपाली चैनल भी अभी तक यहाँ नहीं आया है। ऐसे में जबकि नेपाल की भारत खुलकर मदद कर रहा है और साथ ही साथ दुनिया भर के कई देशों से भी मदद धीरे धीरे नेपाल पहुंचने लगी है,
बिहार के दरभंगा के एक अस्पताल ने जो मिसाल पेश की वो संवेदनहीनता की मिसाल है। आप विजुअल्स में देखेंगे कि कई लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो पेशेंट्स हैं और इनके सिर पर लिख दिया गया है भूकंप, ताकि बाकी मरीजों से अलग इन लोगों की पहचान की जा सके। एक तो पहले ही अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था नहीं है और इस तरह का असंवेदनशील रवैया हालात को और दर्दनाक बनाता है। नेपाल से अब धीरे धीरे लोगों के लौटने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। नोएडा के भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वापस आए हैं, सकुशल बच गए, उससे खुश हैं, लेकिन बहुत सारी यादें अभी भी उनके जहन में ताजा हैं। नोएडा के इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने वाला नीरज कुछ वक्त पहले ही नेपाल में कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए गया था, लेकिन आने वाली तबाही का किसको पता था। नीरज की टीम के कुछ मेंबर काम पूरा होने के बाद वापस भारत लौट आए, लेकिन नीरज को नेपाल रुकना पड़ा था। जब भूकंप आया तो नीरज अपने अपार्टमेंट में ही मौजूद था। भूकंप के झटके महसूस कर सभी अपने होटल से बाहर आ गए। जिस होटल में नीरज रुका था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 2 दिन तक नीरज भूकंप प्रभावित नेपाल में फंसा रहा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद वो आज दिल्ली पहुंचा। नीरज के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। परिवार वाले भारत सरकार का शुक्रिया करते नहीं थक रहे। हमें NDRF और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। पहले वो बुजुर्ग को निकाल रहे थे, बच्चों को निकाल रहे थे और लेडीज को निकाल रहे थे। पहली फ्लाइट्स में हमारा नंबर आया करीबन 3:30 बजे। हम वहां से हमने टेक ऑफ किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने एक सब्जी मंडी का दौरा किया है। ये उसके बाद वो नई अनाज मंडी भी पहुंचे। ये सरहिंद इलाके की अनाज मंडी है। यहाँ उन्होंने किसानों से मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के कई आला नेता वहां मौजूद थे। राहुल गांधी ट्रेन से अंबाला पहुंचे और उन्होंने किसी एसी कोच में नहीं बल्कि जनरल कोच में सफर किया। दिल्ली से सचखंड एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे राहुल ने अनाज मंडियों में खरीद और किसानों की बदहाली का जायजा लिया और उसकी बात की। अपनी लंबी छुट्टी से वापस लौटे राहुल गांधी पंजाब के बाद नागपुर जाएंगे और वहां किसानों का हाल जानेंगे। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर विवाद में फंस गए हैं। आरोप उन पर यह है कि उनकी LLB की डिग्री फर्जी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तोमर से जवाब मांगा है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री फर्जी बताई जा रही है। तोमर ने बिहार की यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लिए जाने का दावा किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया है कि तोमर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जाली है और संस्थान में उससे जुड़ा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत के सामने रखते हुए कहा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो सीरियल नंबर दर्ज है उस पर तोमर का नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दिख रहा है। हालांकि तोमर ने अपनी डिग्री को 100% सच बताया है। आज को आज नहीं, मेरा सब कुछ ठीक है। वो एक अलग रोल नंबर कोड करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, फिर कहते हैं ये गलत है, सही है। वो जब रिकॉर्ड्स वहाँ पे आएंगे, सारे जो जवाब वहाँ पे एफिडेविट फाइल करेंगे, कॉलेज जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, जिस कॉलेज में मेरी अटेंडेंस है, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन है, वो सब रिकॉर्ड्स आएंगे वहाँ भाई साहब। कानून मंत्री पर लगे आरोपों के बाद विपक्ष ने तोमर के इस्तीफे की भी मांग की है। FIR दर्ज करके उनको सजा कब मिल रही है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को, फर्जी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना अपने आप में IPC के तहत अपराध है। आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान गजेंद्र जो किसान था उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि वो एक हादसे का शिकार था। ये जानकारी सामने आ रही है दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट से। बयानों और मौजूदा साक्ष्यों को देखकर शुरुआती तौर पर पुलिस ये मान रही है कि गजेंद्र ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसकी मौत हादसे से हुई। हालांकि पुलिस का अभी भी यही मानना है कि जंतर मंतर पर मौजूद कार्यकर्ता ने ही गजेंद्र को उकसाया था। गजेंद्र का परिवार भी मानता है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता। सुसाइड नहीं है, मेरा मानना भी है कि ये एक्सीडेंट केस है। सूत्रों के मुताबिक गजेंद्र के फोन की जांच के बाद पुलिस को पता चला है घटना से पहले गजेंद्र ने 3 लोगों से बातचीत की थी। एक फोन उसने द्वारका में रहने वाले अपने रिश्तेदार को कुरुक्षेत्र से किया था। दूसरा फोन उसने अपने दोस्त को किया और कहा कि वो 2 दिन में उससे मिलेगा, जबकि तीसरा फोन उसने अपने घर पर किया और परिवार वालों से कहा कि टीवी देखो, कुछ देर में वो सभी टीवी चैनलों पर दिखने वाला है। पुलिस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट नई दिल्ली के DM को सौंप दी है। पश्चिम बंगाल से खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी को एक बार फिर वहां बड़ी जीत मिली है। स्थानीय निकाय के चुनावों में उनकी पार्टी ने लेफ्ट को भी और साथ ही साथ बीजेपी को भी धूल चटा दी है। स्थानीय निकाय के चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल को कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा प्रदेश के 91 स्थानीय निकायों में से 67 पर निर्णायक बढ़त मिल गई है। लेफ्ट फ्रंट सिर्फ 13 नगर पालिकाओं पर अपनी बढ़त बना सकता है।
इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के एक एमएलए पर शिक्षा अधिकारी के साथ पिटाई करने का और गाली गलौज करने का आरोप है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक चाहते थे कि उनके मनचाहे व्यक्ति का ट्रांसफर किया जाए, पोस्टिंग की जाए। जब ये नहीं किया गया तो उन्होंने शिक्षा अधिकारी की पिटाई कर दी। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक संजय मिश्रा पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। आरोप है कि विधायक ने अपने गुर्गों के साथ प्रभारी बेसिक शिक्षा अफसर को जमकर पीटा। अफसर का जुर्म इतना था कि उसने विधायक जी के कहने पर टीचर की भर्ती करने से इनकार कर दिया। मामला थाना कांट के ददरौल डाइट का है, जहां शिक्षक की काउंसलिंग चल रही थी। उसी दौरान विधायक संजय मिश्रा अपने दलबल के साथ प्रभारी शिक्षक सुरेश पाल के ऑफिस में पहुंच गए, जहां वह सुरेश पाल पर एक शिक्षिका की नियुक्ति का दबाव बनाने लगे। जब बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने अपने गुर्गों के साथ उनकी पिटाई करते हुए गाली गलौज शुरू कर दिया। इस वारदात के बाद बीएसए सुरेश पाल दहशत में है और इसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की है। मुझे तो लगता है कि ऐसी स्थिति में यही लगता है कि सेवा ईमानदारी छोड़ के आराम से इन्हीं के उस पर करो, नहीं तो या तो फिर जॉब छोड़ दो।